नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि के खास सेगमेंट सवाल तो पूछेंगे में। सवाल तो पूछेंगे में आज हमारे मेहमान हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजी एमडब्ल्यू अंसारी, जो जिनसे हम बात करेंगे जो प्रयागराज में घटना हुई है अतीक अहमद और अशरफ की जो हत्या हुई है उसको लेकर। चूंकि एमडब्ल्यू अंसारी साहब लंबे समय तक पुलिस की नौकरी में रहे तो वो हमारे जो क्यूरियोसिटी है, जो लोगों के सवाल है उसमें सही तरह से समझा पाएंगे और बेहतर तरीके से बता पाएंगे कि आखिर पूरा माजरा क्या है और पूरा मामला क्या है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। चूंकि आप आपने लंबे समय तक पुलिसिंग की है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, आप पुलिस ऑफिसर के रूप में जाने जाते हैं। अच्छी आपकी कार्यशैली बहुत दबंग मानी जाती थी। ये जिस तरह से प्रयागराज में अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की गोली मारकर सरेआम हत्या की गई है, इसको आप एज ए पुलिस ऑफिसर किस नजरिए से देखते हैं? देखिए जोहर साहब, ये जो मर्डर हुआ है पुलिस की कस्टडी या थाने पे जो डेथ हो जाती है या खुद मुलजिम अपने आप को हैंग कर लेता है या जहर खा लेता है या इवन जेल में हो जाती है, ये बिल्कुल उससे मुख्तलिफ या डिफरेंट बिल्कुल उससे भिन्नता है। ये मर्डर इन पुलिस कस्टडी है और मर्डरर्स को मर्डर के तौर पे इंसाफ के तौर पर इनको बाकायदा प्रबंधन किया जा रहा है। ये मर्डर जो है बिल्कुल वेल प्लान्ड है, वेल कॉन्स्पायर्ड है और बहुत ही सिस्टमेटिक है और इसको बहुत सही तरीके से बहुत ही मेटिकुलसली इसको एग्जीक्यूट कर दिया गया है। और यहाँ पे शासन प्रशासन की या गवर्नमेंट की बहुत बड़ी बदनामी हो रही है। अतीक के बारे में सब कुछ अब आम जनता को मालूम हो चुका है कि बहुत बड़ा क्रिमिनल था, माफिया था, उसके ऊपर जो है सैकड़ों के तादाद उस पर क्राइम थे। और वही नहीं, जब वो सूरत से जब जेल से जब प्रयागराज जब पेशी के लाया जा रहा था कितना फोर्स लगा था, और वही उसके बाद जब यहाँ पे आने के बाद प्रयागराज में देखा जाए तो फोर्स जो है जितना लगा हुआ था उसके कंपेरिजन बहुत ही कम था। उसको सिक्योरिटी थ्रेट जो था और इसी कारणों से उसने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी लगाई थी कि हमारी जो सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना कि आप पुलिस के कस्टडी में, आपको कोई थ्रेट नहीं है, कम है, आपको कुछ नहीं होगा। सर, सबसे बड़ा जो सवाल आ रहा है, आपने जो आप ये कहा है कि ये पूरी तरह से वेल प्लान्ड और पुलिस सोची समझी साजिश के तहत एक प्लांटेड मर्डर है। एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप किस तरह से ये कह सकते हैं और इसमें क्या वजह है जो आप इतना बड़ी बात कह रहे हैं कि ये पूरी तरह वेल प्लान्ड मर्डर? और इसमें आप ये भी बताइएगा कि ये जो प्लान की बात कर रहे हैं आप, किसकी इसमें साजिश हो सकती है और कौन उनके खिलाफ साजिश कर सकता है? देखिए, ऐसा कि मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने खुद कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका लगाई उसको बढ़ाने के सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। उनका वीडियो क्लिप उठा के देख लीजिए, पब्लिक डोमेन में आया है कि उनको जान का खतरा है। किसी दो वरिष्ठ अधिकारियों ने ये कहा है कि तुमको विदिन 15 डेज निकाल के तुमको फिनिश कर दिया है, लिक्विडेट कर दिया जाए, तुमको बचोगे नहीं। सवाल उठता है कि लवलेश तिवारी जो बांदा का रहने वाला है, दूसरा जो है सनी सिंह जो हमीरपुर का रहने वाला है, अरुण मौर्य जो है जो कासगंज का रहने वाला है और ये खुद क्रिमिनल है, तीनों जो है एक साथ कैसे आ जाते हैं? वो इंफॉर्मेशन कि उसका मेडिकल चेकअप होने वाला है, उनके पास बाकायदा जो है मीडिया का कार्ड लेके पुलिस की वैन में वो जाते हैं। जबकि मुलजिम से, क्रिमिनल से जब अब वो पुलिस कस्टडी में आ जाता है तो मीडिया को लोग मिल ही नहीं सकते हैं, वो किस तरह से मिलते हैं? और फिर उसके बाद जिन्होंने जो वेपन्स का इस्तेमाल किया है वो जो है प्रोहिबिटेड है, सिविलियन वेपन नहीं है, उनके पास कहाँ से आ गया? वो इम्पोर्टेड है। अच्छा, जितनी उन्होंने गोलियां चलाई हैं आप देखेंगे पुलिस ने उनको बचाने के लिए कुछ भी काम नहीं किया। अच्छा, उनके जब थे दोनों, उनके हाथ पे हथकड़ी लगी हुई है, ना कभी वार कर सकते हैं ना भाग सकते हैं, वो जा भी नहीं सकते हैं। तो ऐसे हालत में इसको कॉन्स्पिरेसी या कॉम्प्लिसिटी नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? ऐसे सवाल उठेंगे जिसमें कि गवर्नमेंट नहीं। देखिए, इंटरनेशनल लेवल बताऊं मैं आपको, राइटर से लेके अल जजीरा से लेके और सबसे बड़ी चीज बीबीसी को हालांकि गवर्नमेंट ने टारगेट कर रखा है। बीबीसी ने कल आप उठा के देख लीजिए बिल्कुल धोखे रख दिया है। और उसी तरह से तमाम इस मामले को लेके, हालांकि इससे पहले बहुत बड़ी घटना जो सतपाल मलिक गवर्नर रहे अपना, सतपाल मलिक पे अपन आएंगे। सबसे बड़ा जो आप एक बात बोल रहे हैं कि ये साजिश है, पूरी तरह प्लांटेड और साजिश करके ये इन दोनों की हत्या की गई है। जो यूपी के एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है अतीक अहमद, जिनके ऊपर 100 से ज्यादा मामले दर्ज है, जिनमें हत्या के सुपारी लेकर हत्या के प्रयास, अशरफ पे भी उन पे मामले दर्ज। ये अलग बात है कि वो यूपी में 5 बार के विधायक और 1 बार सांसद रहे और उनका भाई अशरफ भी 1 बार विधायक रहे। अब आपने इसको साजिश करार दे रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये साजिश के पीछे कौन लोग हो सकते हैं और किन लोगों ने साजिश रची और इससे इनकी जो अतीक और अशरफ की हत्या से सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? एक सवाल
इस पूरे घटनाक्रम से सबसे ज्यादा बदनामी हो रही है योगी सरकार की, योगी की मुख्यमंत्री योगी की। तो क्या आपको लगता है कि योगी अपनी ही सरकार में इस तरह की साजिश करेंगे जो लोगों के जहन में भी आ रहा है और ये सवाल भी बहुत उठ रहा है? देखिए, जो आप बात कर रहे हैं भाई, माननीय योगी जी ने तो कहा है कि माफिया राज खत्म करेंगे, माफिया राज उन्हें खत्म करने की बात कही, लेकिन इन माफियों के बारे में वो क्या कहेंगे भाई? उसी तरह से उतने ही बड़े पैमाने के लोग जो है पार्लियामेंट में भी है और असेंबली में भी है, ये बाकायदा पब्लिक डोमेन में आया है, इस पर किसी एक भी कार्रवाई नहीं हुई, इन्हीं लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई है? अच्छा, जिस तरह से जो ये पूरा का पूरा जो वीडियो बना है और जिस तरह मीडिया की रिपोर्टिंग है, आप उठा के दैनिक भास्कर कोई भी नेशनल पेपर को उठा के देख ले, सबने जो है यूपी सरकार को, योगी आदित्यनाथ सरकार को कंडेम किया है कि भाई ये सोल्यूशन नहीं है, ये डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र का, प्रजातंत्र का हत्या है, लोगों ने कहा है। और उसके साथ साथ में इतनी बड़ी घटना पुलिस की कस्टडी में कैसे हो सकती है जब तक कोई षड्यंत्र न हो, कोई ने कोई। अच्छा, ये बता दूं कि अब तो ये पेपर में भी आने लगा, लेकिन अगर आप षड्यंत्र की बात कर रहे हैं या कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी प्रदेश का मुख्यमंत्री या कोई भी सरकार ये नहीं चाहेगी कि उसकी सरकार में, उसके कार्यकाल में इतना बड़ा ब्लेम लगे या इस तरह की मैं मानता हूँ कि उनके जो बेटे के असद के इनकाउंटर किया गया, और ऐसे आप ये भी बात कर रहे हैं कि इन लोगों का इनकाउंटर किया गया, इनका नहीं किया। आपको शायद याद दिला दूं कि देश का असद के जो उनका बेटा है अतीक अहमद, उनके इनकाउंटर से 2 दिन पहले वहां के एक और कुख्यात अपराधी है नीतीश राणा, उसकी का भी इनकाउंटर किया गया था। आप जो बात करें, मैं तो ये कहूंगा कि भाई असद की, नीतीश राणा की तो बात नहीं है, वहाँ पे 183 इनकाउंटर्स हुए हैं, आप उनकी सबकी जांच करा लीजिए। ये मैटर को डिफ्यूज करने के लिए आज जो योगी आदित्यनाथ सरकार ने एक 3 आदमी की कमेटी को गठित किया गया है, इंक्वायरी क्या होता है आपको सबको बात मालूम है। भाई ये सवाल उठता है कि हम सवाल जो कर रहे हैं कि ये तीन मुलजिम 3 जगह के हैं, और इतने बड़े मुलजिम भी नहीं कि मुलजिम हैं, ये तीनों एक साथ कैसे आ गए? जो मीडिया की रिपोर्टिंग है वो एक होटल में आके ठहरते हैं, बाकायदा वो कहीं कोचिंग भी लेते हैं और फिर उस पूरे एरिया को रेकी करते हैं, और रेकी करने के बाद में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को, खास के पुलिस डिपार्टमेंट को पता नहीं चल पाता है। वो हमारा ये कहना है कि पुलिस के पास में, पुलिस के वाहन में वो मीडिया का टैग लगाकर, आइडेंटिटी कार्ड लेकर, वो भी वेपन के साथ कैसे चले गए? कहीं नहीं। देखिए, लैप्सेज जो है सिक्योरिटी की तो है ही, और कहीं न कहीं ये जो कहते हैं ना कि भाई जब कोई आग लगेगी धुआं उठेगा तो आग के उठता है, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर्स ने आप उठा के देखिए। मैं मध्य प्रदेश के कमलनाथ जी से लेकर दिव्या सिंह, देखिए राजनीति तो होना है, राजनीति तो होगी, सियासत भी होगी, लेकिन एक एज ए पुलिस ऑफिसर, एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर आपका सीधा आरोप लगा रहा है या आपका कहना है कि जो भी जिस तरह से इसकी हत्या की गई है अतीक अहमद की, उसके भाई अशरफ की, इसमें पुलिस सिस्टम की मिलीभगत है और पुलिस का कहीं ना कहीं सिस्टम की बात हम नहीं कह रहे। तमाम बड़े बड़े पुलिस अधिकारी जो एक्सपर्ट से उनके कमेंट आए हैं, जुडिशरी की जो ऑफिसर्स है, अधिकारी हैं, जो जजेस हैं, उन्होंने बात कही है, और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब ऐसे होना है तो भाई आप जो है जुडिशरी को खत्म कर दीजिए, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को खत्म कर दीजिए। हमारा पहले मैंने आपसे कहा कि भाई न्यायपालिका अपना काम करे, विधायिका अपना काम करें और कार्यपालिका अपना काम करें, लेकिन तभी जाकर हमारी डेमोक्रेसी बचेगी। आप जो है जो बुलडोजर कल्चर, लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया क्या इन तीनों पे माननीय योगी आदित्यनाथ जी का बुलडोजर चलेगा? भाई लोगों ने ये सवाल किया है, हम नहीं सवाल कर रहे, जनता सवाल कर रही है, और सवाल ये कर रही है कि भाई यही एक विशेष वर्ग, विशेष जाति की, विशेष पार्टी के लोगों की बात नहीं हुई। सवाल उठता है कि मैंने आपको पेपर में दिखाया है कि माफिया को मिट्टी में मिला देंगे तो इनका क्या होगा? इन पर कभी कुछ नहीं हुआ। तो कहीं न कहीं भी, अच्छा ये बता दूं मैं आपको, आज का पेपर में और मीडिया जो कमेंट आ रहा है, जो सोशल मीडिया पे जो चल रहा है, उनका कहना है कि इन तीनों को भी फ्रीज करने के लिए कि इनके पीछे कौन है, हो सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ साथ इनका भी वारा नियारा कर दिया, इनको भी लिक्विडेट कर दिया जाए। और इनके पास, अच्छा लोगों ने कहा कि साहब, बकायदा ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि इनको मारने के बाद हम फेमस होना चाहते हैं। भाई तो इनसे बड़े बड़े लोग हमको भी मारते घूमते हैं, माफिया तो था ही, लेकिन इससे बड़े बड़े भी माफिया है, उनको क्यों नहीं मारा? चलिए एक सवाल मान लीजिए, अगर प्रयागराज में उस समय आप एज ए पुलिस ऑफिसर होते, आपके पास पूरी कमान होती, क्योंकि आपने कई ऐसे ऑपरेशन हैंडल किए हैं, आप चाहे छत्तीसगढ़ की बात करें, चाहे मध्य प्रदेश की बात करें, तो आप उस नजरिए से क्या कमी देखते हैं कि पूरे सिस्टम में, पूरे ये ऑपरेशन के दौरान क्या कमी रह गई? आप क्या करते हो और जो वहाँ के दूसरे पुलिस कमिश्नर उन्होंने उनकी क्या कमी रही? देखिए जोयर साहब, ये डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं, 1 जो है जो 2 तरह के लोग हैं,
तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉई, खास करके पैरामिलिट्री फोर्सेज या पुलिस डिपार्टमेंट जो है, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन का, हम संविधान का शपथ लेते हैं। हम लोगों को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर संविधान काम करना चाहिए। हमारा संविधान जो है, रूल ऑफ लॉ जो है, सुप्रीम है। हम लोगों को गट्स होना चाहिए कि हम नहीं कर सके, अगर हमारा पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, हमारा पॉलिटिकल मास्टर अगर कोई गलत आदेश दे देता है तो हमको कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान में रख के, रूल ऑफ लॉ को ध्यान में रख के नहीं करने का, नो कहने की ताकत होनी चाहिए। हमारा संविधान जो है सर्वोच्च है, हमारा रूल ऑफ लॉ सर्वोच्च है, और उसके साथ साथ हम लोग को पॉलिटिकल प्रेशर में, मतलब छोटे बड़े बेनिफिट के खातिर खुश करने के लिए पॉलिटिकल सर मेरा सवाल ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरा सवाल ये कि आप क्या खामियां रह गई थी उस समय, और उन खामियों को कैसे दुरुस्त किया जा सकता था, और किस तरह पर अरेंजमेंट होना चाहिए थे, किस तरह की व्यवस्था होना चाहिए थी। जिस तरह से आपका कहना है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील की थी कि जान को खतरा है, और पुलिस कमिश्नर, वहाँ के पुलिस अधिकारियों ने भी कहा था कि इन पर अटैक हो सकता है, इनकी जान का खतरा है। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में पुलिस को किस तरह की व्यवस्था रखनी चाहिए थी, और किस तरह की कमी रह गई? पुलिस को जो करना चाहिए, देखिए ऐसा है कि असद का दोनों का कमेंट जेल वाहन में जाते हुए, आप भी देख लीजिए पब्लिक डोमेन में, उसने कहा है कि हमारा जान का खतरा है, उसको किसी वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि जब वो बार बार कह रहा है सब पुलिस वाले हैं, तो उनकी सुरक्षा और को स्ट्रेंथन क्यों नहीं किया है, नंबर 1। नंबर 2 जो है, ये सभी पत्रकार बढ़ के गए थे। सवाल उठता है, इतने नामी गिरामी पत्रकार तो है नहीं भाई, जैसे कि आप ही है, तो आपका एक टैग लगा हुआ है कि भाई आप इस चैनल के मालिक ही रहते हैं, टाइम्स इंडिया है, हिंदुस्तान टाइम्स है, इंडियन एक्सप्रेस है, ये इतने बड़े तो नहीं है। इवन छोट भैया भी पत्रकार होता है तो लोकल पुलिस उनको जानती है, थाने वाले भी जानते हैं कि भाई ये जो है इसका बीट पे इससे काम कर रहा है, उनका तो कोई उसका आइडेंटिटी वजूद ही नहीं है। लेकिन सवाल उठता है कि पुलिस की वाहन में कैसे वो चले गए, और जाने के बाद जीरो ब्लैंक से आपने देखा होगा, एक नहीं 7-7 गोली चलती है, और पुलिस ने एक भी गोली नहीं चलाती है, और बल्कि पुलिस भाग जाती है। और जब भागने के बाद उन्होंने एक पर्टिकुलर टाइप का नारा लगाते हुए, हाथ खड़ा करते उन्होंने अपने आप को सरेंडर किया, तो पुलिस का क्या रोल लग गया? तब यहाँ पे कहते हैं कि भाई पुलिस में कहीं न कहीं से मिली भगत है, पुलिस से बहुत बड़ा सीरियस लैप्स किया है, उसने अपने रूल ऑफ लॉ का जो है, कॉन्स्टिट्यूशन को उसने फॉलो नहीं किया है, अपनी ड्यूटी सही तरीके से नहीं निभाई है। ये मैं कह रहा हूँ। अच्छा, मैं ये बात नहीं करूँ, ये तो आम जनता कह रही है, और पूरा पेपर रंगा हुआ, उठा के देख लीजिए, मैं ये बात कह रहा हूँ। अच्छा, एक सवाल और होता है सर, आपने कहा कि पुलिस की फेलियर है, पुलिस की मिलीभगत भी आपका नहीं, कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस पूरे में पुलिस की मिलीभगत है। इस तरह की सोशल मीडिया पे भी खबरें चल रही हैं, दूसरे अखबारों में भी चल रही हैं। एक अगर आप देखें इस नज़रिए से कि जो इनकाउंटर किया गया और जिसमें जिस तरह की हत्या में जिस पिस्टल का इस्तेमाल किया गया, तुर्की की इतनी बड़ी साजिश हो गई, पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई, पुलिस के सूचना तंत्र कहीं ना कहीं फेल हुआ है। भाई, हमसे सूचना तंत्र को मैंने पहले ही बाकायदा पेपर में आ चुका है कि ये मर्डर है, वेल प्लान मर्डर है, सिस्टमेटिक ढंग से और क्लूड करके, और पुलिस के कॉम्प्लिसिटी की वजह से एक्ट किया गया है। और ये जो है उसके साथ साथ डेमोक्रेसी में जो बताया मैंने कि न्यायपालिका है, विधायिका है, कार्यपालिका है, इसको धज्जियां उड़ा दी है। अच्छा, अब जो सवाल क्या है कि पुलिस की चूक हुई, हम तो ये कहेंगे कि अभी पुलिस की चूक है, लेकिन मुद्दा ये कि पुलिस ने ऐसी चूक क्यों की, ये जानते हुए आप उससे 2 दिन पहले 5 दिन पहले से आप सूरत से लाते वक्त जो है हथकड़ी में लेके बाथरूम करने के लिए, उसे बाथरूम करने के हथकड़ी में लेके खड़ा होता है। पुलिस की मानवीय चूक है या पुलिस की जानबूझकर की गई चूक है? ये जो है भाई, अब तो ये इंक्वायरी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है, लेकिन ये जो है ऐसी बड़ी चूक कैसे हो सकती है? हम आपसे कह रहे हो कि भाई जब सूरत से लेके चलते हैं, हथकड़ी में खड़े होकर पेशाब करते हैं, और आपकी मीडिया की कितनी बदनामी हुई जो मीडिया वालों ने उसको दिखाया उखाया है। सवाल उठता है कि कौन सी ऐसी आफत मुसीबत आ गई थी 10 रात को जो है उसका मेडिकल होने जा रहा है, और लोगों ने सवाल किया है, और उसकी जानकारी पूरी तीनों मुलजिमों को है कि वो फला हॉस्पिटल में उनका जो है चेकअप होने जा रहा है, वो जाकर बाकायदा नहीं करते हैं। ये लीक आउट कैसे होता है? इसका मतलब ये मुलजिमों से पुलिस से कहीं कहीं मिली भगत है। ये छोटी छोटी बातें लोग सीक्रेट रखते हैं। इतना बड़ा माफिया आपने प्रोपेगेंडा किया कि भाई माफिया, गुंडा राज
और डॉन फला ढमका 100 से ऊपर उसका क्राइम है, तो तमाम उसकी इतना बड़ा खुखार होते हुए तमाम चीजें जो है पब्लिक डोमेन में और खास कर इन तीनों के पास कैसे पहुंच जाता है। मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप एक कॉमन बिल्कुल सवाल तो अच्छा सर, एक जो सवाल तक जी। चूंकि आप खुद भी यूपी से उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते रहे हैं, आपका मतलब तो आपने भी देखा होगा यूपी को एक मतलब गुंड मतलब बड़ा कहा जाता है कि वहाँ से बड़े बड़े माफिया बड़े बड़े डॉन निकले हैं, चाहे आजम खान चाहे अपने अबू सलेम हो, वो भी यूपी से बिलोंग करते हैं, मुख्तार अंसारी हो या राजा भैया हो, ये बड़े बड़े इसके अलावा नाम है। तो जिस तरह से योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की सरकार काम कर रही है, उन्होंने अपराधियों को नेस्तनाबूद करने का बिगड़ उठाया और लगातार वो कहते भी रहते हैं कि हम अपराधियों को इस प्रदेश में पनपने नहीं देंगे, उनको ख़त्म कर देंगे। और जिस तरह से आपने कहा 180 इनकाउंटर भी हुआ, ये तो जब जाहिर है कि 180 इनकाउंटर अब तक अपराधियों 183 इनकाउंटर किए गए हैं, जिसमें चाहे हर समाज के लोग जितने भी वहाँ के अपराधियों के इनकाउंटर में ये रिलीजन्स कहाँ से आ जाता है समाज में? अपराधी होते हैं जब दूसरे समाज के या दूसरे धर्मों के अपराधियों को इनकाउंटर किया जाता तब बिल्कुल खामोशी इख्तियार हो जाती है, शांति छाई रहती है। लेकिन अगर वहीं विशेष समुदाय के किसी अपराधी का इनकाउंटर किया जाता है या हत्या हो जाती है तो पूरा बवाल खड़ा किया जाता है। आखिर क्या वजह है? देखिए ऐसा है कि ये ऑल डिफरेंट टॉपिक है। अभी हाउ टू मेक विलेन, एक आदमी को किस तरह से दरिंदा के साथ खुंखार बनाया जाता है, आपकी मीडिया ये काम करती है। ऐसा नहीं है भाई, सवाल उठता है कि नक्सलाइट क्या सभी मुसलमान हैं? जितने भी तमिल जो उग्रवादी थे क्या सभी मुसलमान हैं? चुप पिकअप करके उसको प्रोपेगेंडा के, हम ये नहीं कि मुसलमान क्रिमिनल्स नहीं है, क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई करिए, लेकिन कानूनी तौर पे जो जुडिशरी की जो प्रोसेस, जो ड्यू प्रोसेस जो लॉ है उसके तहत कार्रवाई कीजिए। मैं तो ये आपके ये पेपर को ये दिखा रहा हूँ, मैं शो कर रहा हूँ मैं आपके सामने, ये हमने नहीं लिखा है। और इसमें सभी के ऊपर जो है 100 और 50 84 है, और ये तमाम पॉलिटिकल लीडर्स है, पार्लियामेंट में भी है और असेंबली में भी है, इन पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब सवाल उठता है कि जैसे छोटे छोटे वारदात होते हैं आप बुलडोजर के पहुंच जा रहे हैं। आपके मध्य प्रदेश में भी जो बुरहानपुर में हुआ, कई जगह पे हुआ, तो पिक एंड चूज कार्रवाई हो रही है ना, और उसको डिमोनाइज किया जा रहा है। इनके पास मीडिया है, एक पर्टिकुलर सेट ऑफ द मीडिया, जिसे आप गोदी मीडिया कह लीजिए या बुलवादी मीडिया कह लीजिए, पुजवादी मीडिया कह लीजिए, वो उसको डिमोनाइज कर दे, उसको विलेन बना दे रही है। सभी समाज में जो भी है समाज, वो ऐसा नहीं है कि उस पर आपराधिक तत्व नहीं है, और उनका किसी न किसी क्लास एंड कास्ट वर्ग का संबंध होगा, तो उसको डिमोनाइज नहीं किया जा रहा है। आप उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा इशू जो है, इतना बड़ा मुद्दा जो है, उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात लेके सत्यपाल मलिक साहब ने उठाया, उसको किसी मीडिया ने नहीं बिल्कुल सत्यपाल मलिक और लोगों ने कहा कि सत्यपाल मलिक की लिए बात क्या कर रहा है, ये बात आ रही है कि सोशल मीडिया पे भी छाई हुई है, सब जगह पे छाई हुई है ये बात कि जिस तरह से सत्यपाल मलिक का बयान आया, जिस तरह के उन्होंने इंटरव्यू दिया, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और घेरे में थी, जो कश्मीर के पूर्व राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, उसको मुझसे माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या इस तरह की सभी पार्लियामेंट जो है, जो अपोजिशन लीडर्स हैं, उन्होंने कहा उनकी बात में दम है। देखिए मैं बताऊं आपको कि सभी मतलब लीडर्स ने, और इस मुद्दे पे तमाम रूलिंग क्लास जो है, चाहे यूपी की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, उस पर खामोश है, उसको खुल के बात करनी चाहिए। तमाम ऐसे इश्यूज हैं, और उन्होंने कहा कि अब तो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, इतनी बड़ी घटना उनको खुद ही एहसास नहीं तक हो गया, और इसलिए उन्होंने आनंद फानंद में जाके चीफ सेक्रेटरी को बुलाया, डीजी को बुलाया और इमरजेंसी मीटिंग किया, आवश्यक निर्देश दिए, उसको क्या कहते हैं कम्युनिकेशन जितने भी है, ये मोबाइल जितने भी है ठप कराया। भाई ये कंट्रोल पे, उनको नहीं मालूम था कि इतना बड़ा बैकफायर कर जाएगा और इसको ये नेशनल इंटरनेशनल इशू बन जाएगा, इसमें बदनामी होगी। आप तो हम थोड़ी बात कर रहे हैं, तमाम लीडर्स जो पार्लियामेंट में है, और इस पे बीजेपी के तमाम जो है, बीजेपी तो नहीं कहेंगे, जो रूलिंग क्लास है, चाहे यूपी का जो उसका है, वो सभी लोग खामोश है। सवाल उठता है कि इतनी बड़ी घटना घटित कैसे हो गई पुलिस कचहरी में? मैं आपसे पूछूं, आप बुद्धिजीवी और जो पढ़ाई के तबका, वो सवाल कर रहा है। एक सवाल और है, जिस तरह से आनंद फानंद जो अतीक अहमद और उनके अशरफ के सुरक्षा में तैनात थे पुलिस कर्मचारी अधिकारी, उनमें से 17 पुलिस कर्मचारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया गया, लेकिन उच्च स्तर पर किसी भी अधिकारी की जिम्मेदारी तय नहीं की गई। क्या वहाँ के पुलिस कमिश्नर या दूसरे अधिकारियों को, जो आईजी, उनको भी उनके खिलाफ भी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी?
क्या वजह है कि निचले स्टाफ को तो आपने तत्काल सस्पेंड कर दिया, लेकिन जो पूरा कमांड संभाले तो उनको बख्श दिया गया? देखिए, ऐसा है कि ये सिचुएशन को डिफ्यूज करने के लिए, शॉक को एब्जॉर्ब करने के लिए बलि का बकरा निचलों को बनाया जाता है। आप जैसे मैंने कहा कि इंक्वायरी कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई, जिसको कि इंक्वायरी कमीशन जो है उसमें एक जुडिशल अधिकारी है, एक सीनियर ऑफिसर हैं और पुलिस के हैं, और दूसरे एक जस्टिस हैं अपने हाई कोर्ट के। और उसके साथ साथ में सवाल उठता है कि ये भी कॉन्स्पिरेसी देखना चाहिए कि भाई जो वरिष्ठ अधिकारी जो ने उनको थ्रेट किया था, बाकायदा तो जेल वाहन से जाते हुए उसने बोला है कि हमको फला फला अधिकारी ने, नाम नहीं बताऊंगा, मैं नाम नहीं बताऊँ, पूछा मीडिया के लोगों ने कहा कि नाम कहा कि नाम नहीं बताऊंगा मैं और मुझे खतरा बढ़ जाएगा। उसे खुद कहा है हम नाम नहीं बताएंगे, लेकिन हमको जान खतरा है, जब मैं बाहर निकलूंगा तो हो जाएगा, मेरे साथ ये होने वाला है। और उसके बाद भी तो कहीं न कहीं तो ये उसकी जो है छीटा कह लीजिए, या उसके ऊपर जो है दाग तो लगे भाई वो अधिकारी कौन है जिनसे उन्होंने इशारा किया है। और सवाल उठता है कि जब उसने रिट पिटीशन लगाया था सुप्रीम कोर्ट में और कहा कि अब पुलिस कस्टडी में आपको कोई खतरा नहीं, फिर भी हो गया, तो उसको आभास था और ये सब लोगों को मालूम था। अब इतना बड़ा डॉन होने के बाद उसका सब इतना बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट या परसेप्शन था, तो जिस प्रोपोर्शन में उसको सूरत से लाते वक्त सिक्योरिटी लगाई गई थी, तो जब उसका हॉस्पिटल ले जाता है उसको क्यों नहीं किया गया। हमारा मुद्दा सवाल उठता है कि भाई वो बहुत बड़े कोई पत्रकार नहीं थे, नामी गिरामी पत्रकार नहीं थे, छोट भैया पत्रकार बनके कैसे वो घुस गए और वो जो है पुलिस के बाहर में कैसे गए? बिल्कुल ठीक, सही सवाल थे आपने। तो दोस्तों अभी हम बात कर रहे थे, सवाल तो पूछेंगे में सवाल कर रहे थे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड डीजी एमडब्ल्यू अंसारी साहब से, जिन्होंने अतीक अहमद और अशरफ की हत्या को सीधे सीधे एक प्री प्लान वेल प्लान मर्डर करा दिया, यानी कि सोची समझी साजिश का नतीजा करा दिया। उनका कहना है कि इसमें पुलिस कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत थी। आपको हमारे सवाल जो हमने सवाल किए एमडब्ल्यू अंसारी से वो कैसे लगे, अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर कमेंट्स बॉक्स में बताएं। और आप हमारे साथ जुड़े सर, आपको बहुत धन्यवाद। नमस्कार, थैंक यू।